अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं इमरान खान साहब के हवाले से। पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एक कॉमेडी कमीशन कायम कर दिया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने। इसे कॉमेडी कमीशन क्यों कहा जा रहा है? जज साहिबान की कंप्लेंट के हवाले से। और नजम सेठी साहब और साबिर शाकिर साहब जो है वो हिंदुस्तान के साथ जो ट्रेड के हवाले से बड़ी मतज़ाद ऑपोजिट डायरेक्शन की खबरें हमसे शेयर कर रहे हैं। ये मामला क्या है? और चूंकि हिंदुस्तान में अब इलेक्शन की आमद है और वहाँ पे फोकस भी करना चाहिए हमें हर दिन, तो वहाँ पर हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात है, वो बहुत पीछे है वैसे नरेंद्र मोदी साहब की जमात से। कांग्रेस ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि नरेंद्र मोदी की जमात उनके खिलाफ टैक्स टेररिज्म कर रही है, कि यानी टैक्स को एक दहशतगर्दी के टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ये मामला है क्या? इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सा कमेंट जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से इस्लामाबाद रावलपिंडी की अडयाला जेल के मुंतज़िम जो हैं, वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने ख़ासे सलाह मशवरे के बाद एक स्केड्यूल जो है वो इशू कर दिया है, जिसमें इमरान खान से हफ्ते में 2 दफ़ा मुलाकात हो सकेगी। मंगल के दिन, ट्यूसडे के दिन उनके अहले खाना, उनके घर वालों की, उनकी बहनों की उनसे मुलाकात हो सकेगी। और जुमेरात के दिन उनके वकला की और सियासी लीडरान की उनसे मुलाकात हो सकेगी। अब वैसे तो ये इशू किया है सुपरिटेंडेंट जेल ने तहरीक इंसाफ की टीम से इमरान खान की जो वकला है उनसे सलाह मशवरे के बाद। लेकिन ये ऑर्डर्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद ताहिर अरबाब ताहिर साहब के, ये ऑर्डर्स हैं। अरबाब ताहिर साहब जहन में रखिए उन 6 जस्टिस में हैं जिन्होंने साइन किए हैं उस खत पे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया है, जिसमें कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान जो हैं और उन पे उनकी जो झेली अदालतें हैं उन पे बेइंतहा दबाव डाला जाता है, उनकी हैरेसमेंट जो है वो की जाती है। तो ऑर्डर्स ये बेसिकली तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, लेकिन मैं इसे एक पॉजिटिव समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जिसे बहरहाल तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, मैं समझता हूँ कि बावजूद इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने इसमें कनकर किया होगा, वरना जेल का सुपरिटेंडेंट जो है वो एक मतनाही सिलसिला पैदा कर सकता है मुख्तलिफ किस्म की ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जिसमें अब 3 फोकल पर्सन जो है इसके हवाले से मुकर्रर किए गए हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि एक्टिंग चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उनके साथ बैरिस्टर शेर अफजल साहब और बैरिस्टर उमेर नियाजी। और ये तीनों जो फोकल पर्सन हैं इनके पास एप्लीकेशंस आएंगी, ये सियासी मुलाकातों के हवाले से है, वकला की मुलाकातों के हवाले से। और ये नाम लेकर जाएंगे इमरान खान साहब से, और इमरान खान जो हैं उन्हें अप्रूव करेंगे। और हर मुलाकात जिसको कहा गया कि 35 से 40 मिनट की हो सकती है, मुझे बहुत उम्मीद है कि उसमें थोड़ा सा जनरस रखने की कोशिश की जाएगी, कि वो टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 35-40 मिनट इमरान खान जैसी शख्सियत से 6 लोगों को कहा गया है कि एक मुलाकात में मिल सकते हैं, तो 35-40 मिनट तो कुछ भी नहीं है। आई एम श्योर कि ये टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ भी सकता होगा। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वो शायद कोई राह हमें देगी पाकिस्तानी सियासत के सलूशन से, जिसका कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को भी इस सलूशन की मैं कम अज़ कम ये समझता हूँ कि उन्हें बहुत ज़रूरत है। वो खुद, वैसे बहुत से लोग ये कह रहे हैं, मैं मसलसल ट्विटर पे लोगों के बहुत ही मनफी और सिनिकल किस्म के कमेंट्स देख रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो समझ नहीं रही है, समझ नहीं पा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको एक सलूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आगे भी मैं जो कमेंट्स आपके सामने इस वीलॉग में लेके आऊँगा, उन्हें देख के आप शायद मुझसे एग्री करें कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सलूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी पैराहे में मैं समझता हूँ कि गुजरांवाला की एंटी टेरर जो कोर्ट है, जिसे एक फ़ीमेल खातून जज साहिब जो हैं वो हेड कर रही थी, उन्होंने जिन 51 तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को सज़ा सुनाई है 1 साल से 5 साल की, जिसका ताल्लुक मे 9th में कहते हैं कि गुजरांवाला के कंटोनमेंट के बाहर लोगों ने हमला किया होगा, मुजाहरा ही किया होगा, लेकिन उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और वो सज़ाएँ 1 साल से 5 साल तक हैं, 7-10 हज़ार रुपए के जुर्माने भी हैं। और वो खासी लंबी उसकी एक डिवीज़न है, क्लासिफिकेशन है उन सज़ाओं की, जिसे अखबारात में प्रोड्यूस किया गया है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि अपील की स्टेज पे, अच्छा, उसमें एक ये बात भी है कि उसमें एक जनरॉसिटी ज़रूर दिखाई गई है कि जो मुद्दत के लोग जो हैं गुजार चुके हैं ऑलरेडी कस्टडी में, चूँकि ये मई 10, 11, 12 से ये लोग गिरफ्तार हैं, तो तकरीबन 1 बरस इनका पूरे होने वाला है। और ये जो 1 बरस है उससे मनफ़ी किया जाएगा उस 5 बरस की सज़ा से। मुझे उम्मीद भी है, मेरी ख्वाहिश भी है, मेरा एनालिसिस भी है कि चौधरी निज़ामुद्दीन और उनका सिस्टम जो है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे पैदा करेगा। और जब ये लोग अपील करेंगे तो इनकी जो 5-5 साल की सज़ाएँ हैं उसे कम्यूट करके 1 साल, सवा साल पे रिड्यूस किया जाएगा, ताकि 1 साल ये लोग तकरीबन गुजार चुके होंगे जब तक अपील का फ़ैसला होगा, ताकि ये लोग रिहा हो सकें। वंस अगेन मेरी असर्शन ये है कि चौधरी निज़ामुद्दीन को इस स्टेज के ऊपर इस किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी, इस किस्म की नरमी की ज़रूरत बहुत है, क्योंकि उनको एक गुडविल की ज़रूरत है। जैसा कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि उनके रास्ते में बड़े शदीद किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट ने खड़े कर दिए हैं।
जिससे शायद वो ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे और समझ भी रहे होंगे। बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन के सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एंड आई एम श्योर कि वो समझ सकेंगे कि किस किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो खड़े कर दिए गए। अब आते हैं हम उस कॉमेडी कमीशन की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल, इसे कॉमेडी कमीशन जो है वो कहा जा रहा है और इसे तहरीक इंसाफ ने रद्द कर दिया है। क्यों इसको कॉमेडी कमीशन कहा जा रहा है, इसे तहरीक इंसाफ ने क्यों रद्द कर दिया है, इसकी कॉम्पोजिशन जो है इस कमीशन की क्या है? आपको याद दिलाऊँगा, याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको वाकिफ़ हैं कि अब से चंद दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा अपने सिग्नेचर से। आप ये कह लिए कि जो 7वें जज हैं, अगर आप उसमें 8 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें चीफ़ जस्टिस जनाब आमिर फ़ारूक साहब भी शामिल हैं, ऑनरेबल आमिर फ़ारूक साहब, और वहाँ पे अरबाब औरंगज़ेब जो हैं वो भी हैं, वो भी समझें इसी का हिस्सा है। लेकिन बहरहाल वो जो कि साइफ़र का केस सुन रहे थे तो वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन ये जो ख़त लिखा है इसके जवाब में फिर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और उनके सीनियर प्यूनी जज जो हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने बुलाया पाकिस्तान के जनाब फॉर्म 47 के जो वज़ीर आज़म हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब को। उन सारी मीटिंग्स के बाद ये डिसाइड हुआ था कि आप एक सिंगल मेंबर इंक्वायरी कमीशन जो है वो कायम करेंगे। अब वो सिंगल मेंबर इंक्वायरी कमीशन को पाकिस्तान की बार काउंसिल्स ने तहरीक इंसाफ ने पहले इस आइडिया को रद्द कर दिया था, लेकिन वो बात रुकी नहीं और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने एक सिंगल पर्सन इंक्वायरी कमीशन जो है वो कायम कर दिया। अब जैसा कि आप समझ सकते हैं कि उस सिंगल पर्सन इंक्वायरी कमीशन में किसी ऐसे शख्सी को लगाना था कि उस इंक्वायरी कमीशन जो है वो किसी नतीजे पे ना पहुंच सके, और इस हवाले से आप मतीउल्लाह जान साहब का, नजम सेठी साहब का और बहुत से लोगों का एनालिसिस भी आई एम श्योर कि आप सुन चुके होंगे। नजम सेठी साहब का मैं आगे चल के भी जिक्र करूंगा, बहुत ही भरपूर वो एनालिसिस करते हैं। मैं हैरान हूँ कि उनके इंतहाई इन्फॉर्म्ड और उनके इंतहाई इंटेलिजेंट एनालिसिस को उतने लोग देख नहीं रहे। शायद टेलीविजन पे देख लेते होंगे, बिकॉज समा के वो क्लिप्स हैं जो मैंने देखे हैं। लेकिन बहरहाल कमिंग बैक टू दिस टॉपिक के वो कमीशन जो है वो बना दिया गया। अब उस कमीशन को हेड कौन कर रहा है? उस कमीशन को हेड कर रहे हैं जनाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब। क्यों तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, जो कि बहुत ही शरीफ नस शख्स हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, 2013 और 2014 में 8 बरस 8 महीनों के लिए चीफ जस्टिस रहे, और उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के जज वो रहे। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, जेंटलमैन है, और उनका उर्फ़ आम जो रेपुटेशन है वो जेंटलमैन जज की है। तो क्या वजह है कि इस कमीशन को कॉमेडी कमीशन जो है वो कहा जा रहा है? ये जो कॉमेडी कमीशन की डिस्क्रिप्शन है, इसकी बहुत अच्छी, मैं कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन जो है वो दे दी है। तहरीक इंसाफ ने इसको रद्द कर दिया, और उसको रद्द करते हुए बैरिस्टर शेर अफजल मरवत साहब ने जो ट्वीट किया है, वो ट्वीट जो है वो देखने वाला ट्वीट है। इस वक्त मेरे पास होता तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता, क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दिखा नहीं सकता आपको। लेकिन ये जो ट्वीट है इसमें उन्होंने मरवत साहब ने ये कहा कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे जज हैं, जनाब जिलानी साहब जो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने। उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया था जनाब नवाज शरीफ साहब ने। और जो चीज़ उन्होंने उसमें नहीं लिखी वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब उनको हेग में भेजा गया था पाकिस्तान के इंटरिम अबूरी जज की हैसियत से, जहाँ पर अभी उसका केस था हिंदुस्तानी एजेंट का, कुलभूषण जाधव का, तो वहाँ पर उनको इस्टेब्लिशमेंट ने सेलेक्ट किया था। अब मरवत साहब ये कहते हैं कि जब स्विस केसेस लगे तो जिलानी साहब ने उस बेंच से अपने आप को बीमारी का बहाना करके उन्होंने अपने आप को से अलग कर लिया था, जिसकी वजह से स्विस केसेस का वो बेंच टूट गया था आसिफ अली जरदारी के हवाले से, और फिर वो बेंच जो है वो बड़ी देर तक तातुल का शिकार रहा था। हालांकि उसी दिन शाम को जब उन्होंने कहा कि वो बेंच से इसलिए अलग हो रहे हैं कि वो बहुत बीमार हैं, तो वो लाहौर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में अपने दोस्तों के साथ बैठे कॉफ़ी पी रहे थे और वहाँ उनको देखा गया। कहने का मतलब उनका ये था कि उनका कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, और बाकी भी उनकी तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का बसद एहतराम ये मानना पड़ता है कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी किसी को नाराज़ नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो बहुत करीब थे, समझे जाते हैं। जलील अब्बास जिलानी साहब जो अभी पाकिस्तान के केयरटेकर फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके वो अंकल लगते हैं। इसी तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ भी उनकी कोई निस्बत है, और उनको ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत करीब समझा जाता है। लेकिन टोटल क्या है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी करीब है, वो PMLN के भी करीब है, वो इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं। कभी कोई सख्त फैसला उन्होंने ऐसा किया ही नहीं है। दी ओनली थिंग जो उनके क्रेडिट पे जाती है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की, कि जब 2007 में जनरल मुशर्रफ ने जज साहिबान को एक दोबारा ओथ लेने पे मजबूर किया, एक नया PCO निकाला, जब इफ्तिखार चौधरी साहब और 7 जजेस को उन्होंने अलग किया था, तो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने उस स्टेज के ऊपर बहुत कैरेक्टर दिखाया और उन्होंने वो ओथ लेने से
इनकार कर दिया था, उन्हें भी बाकी बहुत से जजेस के साथ साथ मुशर्रफ हुकूमत ने उन्हें बरतरफ कर दिया और 2008 में वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे आए थे, जहां वो बड़े अरसे तक रहे, तकरीबन 9 बरस तक वो चीफ जस्टिस के बेंच पे रहे, जहां दिसंबर 2013 से लेकर जुलाई 2014 के दरमियान में वो चीफ जस्टिस भी थे। लेकिन इंतहाई कमज़ोर उनको जज समझा जाता है, शरीफुन नफ्स हैं, जेंटलमैन हैं, इंतहाई कमज़ोर हैं और उनको इस इंक्वायरी कमेटी का हेड बनाने का मतलब ये है कि अब आपने इसके ऊपर कई मन बर्फ़ जो है फेंक दी है और एक ऐसी इंक्वायरी कमेटी होगी जिसके सामने ना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान पेश होंगे, ना कोई और इसको सीरियसली लेगा। ये लटकती रहेगी, हिचकिचाती रहेगी और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अब ये ऐसी कमेटी है, ये एक ऐसा कमीशन है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और बार काउंसिल्स के कुछ लोगों ने भी इसे रद्द कर दिया है। ये एक नई पॉलिटिकल स्ट्रगल होगी, क्या होगा। तमाम अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज हमें ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की बात है लॉफिंग योगा की। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉफिंग योगा की चीज़ है और हमें उसकी प्रैक्टिस करने की क्यों ज़रूरत है, मैं भी आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने और पाकिस्तान बार काउंसिल दोनों ने इसे वेलकम किया है। जो कमेटी या कमीशन बना है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का, और दोनों ने कहा है कि ये जो डिमांड है तहरीक इंसाफ की तरफ से, नाम नहीं लिया उन्होंने तहरीक इंसाफ का, उन्होंने कहा एक सियासी जमात अपने सियासी अज़ाइम की वजह से ये कह रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब जो हैं वो रिज़ाइन कर दें और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब रिज़ाइन कर दें जजेस की कंप्लेंट के नतीजे में, बिकॉज़ वो उनको प्रोटेक्शन जो है वो नहीं दे सके और ये खालिसन सियासत की जा रही है और हम इसकी बड़ी सख्त मज़म्मत करते हैं। और साथ ही उन्होंने वेलकम किया है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के कमीशन को। यहाँ तक तो चले बात ठीक है, बात समझ आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक और भी बात कही। उन्होंने कहा है कि ये ज़रूरी है कि ये जो कमीशन है ये फैक्ट्स का तयन करे और ये हम सब के लिए वाजिब है कि हम जो है जुडिशल प्रोसेस के ऊपर हम ट्रस्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जुडिशल प्रोसेस पे ट्रस्ट करें। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ मिलके एक यहाँ पे कहका मारें, बहुत ज़ोर से कहका मारें। इसी को कहते हैं लॉफिंग योगा। एक दफ़ा कराची में मैं एक क्लास अटेंड कर रहा था इस किस्म की, जहाँ जो इंस्ट्रक्टर था उसने कहा कि अपनी स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए आपको चाहिए कि आप तालियां मारा करें और उसके साथ ऐसे करके ना आप लॉफिंग योगा कह के मारा करें। अमेरिका में ऐसी बहुत सी क्लासेस होती हैं। इस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ऊपर कहका मारे पाकिस्तान में जुडिशल प्रोसेस को ट्रस्ट करें। कमाल बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाले। इसके ऊपर सिर्फ कह के ही मारे जा सकते हैं और इसके ऊपर और क्या किया जा सकता है। चलिए जी, अच्छा फॉरवर्ड चलते हैं थोड़ा सा। देखिए नजम सेठी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के एक इंतहाई मतलब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैं जो कहने वाला हूँ उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नजम सेठी साहब ने और साबिर शाकिर साहब ने दोनों अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साबिर शाकिर साहब जो हैं वो एक बहुत इन्फॉर्म्ड रिपोर्टर रहे हैं। उनके बड़े रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज इसलिए भी हैं कि रिपोर्टर भी रहे हैं, उसके बाद वो ब्यूरो चीफ थे पाकिस्तान के सबसे बड़े टेलीविज़न चैनल के ARY न्यूज़ के। और ज़ाहिर है कि उनकी रिपोर्टिंग कम्युनिटी जो है रिपोर्टर्स की, उसके अंदर उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, वहाँ भी उनके बहुत सोर्सेज हैं, वहाँ से भी वो बहुत सी खबरें लेके आते हैं। GHQ की बहुत सी खबरें वो शेयर करते हैं, दिन में 2-3 दफ़ा अपना वो वीलॉग करते हैं और आप सब उनसे वाकिफ़ हैं और मेरे बहुत अच्छे वो दोस्त हो जानने वाले हैं। एंड इज़ अ ग्रेट मेंटर। अच्छा, अब तो वो खबरें लेकर आते हैं बहुत ज़्यादा। नजम सेठी साहब जो है उनकी पे बस बड़ी हाई क्वालिटी किस्म की खबरें होती हैं। नजम सेठी जो है वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े इन्फॉर्म्ड हैं, बड़ा मैच्योर उनका एनालिसिस होता है। इतने लोग उनको देख नहीं रहे जितना अच्छा उनका एनालिसिस होता है। मैं ज़ाती तौर पे चूँकि मैंने तो नजम सेठी साहब के साथ प्रोग्राम भी किए हैं, मेरे तो मेंटर हैं, मुझे तो वो बरतानिया से पाकिस्तान लेकर आए थे जियो न्यूज़ में। मेरा बड़ा ताल्लुक है नजम के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि नजम सेठी साहब सियासत का शिकार हो गए, वरना जिस किस्म का साउथ एशिया की हिस्ट्री के ऊपर, पॉलिटिकल डिस्कोर्स के ऊपर जितना अच्छा एनालिसिस नजम कर सकते हैं, जितना हाई क्वालिटी वो एनालिसिस कर सकते हैं, जितना रियलिस्टिक वो एनालिसिस कर सकते हैं, बड़े कम लोग जो हैं पाकिस्तान में ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वो एनालिसिस करते हैं। ख़राब वो ये हुए कि जब वो पॉलिटिकल ऑफिस के चक्कर में पड़ गए, क्रिकेट के चक्कर में पड़ गए, फिर सबके साथ दोस्ती, PMLN से भी दोस्ती, PPP से भी दोस्ती, इस्टेब्लिशमेंट से भी दोस्ती। सिर्फ एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब उनसे लेट 90s में नाराज़ हो गए थे, जब इंटेलिजेंस ब्यूरो से कह के नजम सेठी साहब को उठवा लिया गया था, फिर उनको शायद ज़दुकूब भी किया गया था, फिर जनरल मुशर्रफ ने आके उस वक्त उनकी जान जो है वो छुड़वाई थी। लेकिन नजम सेठी साहब का एक तो ताल्लुक सबके साथ है, किसी को नाराज़ वो नहीं करते, इस वजह से कई दफ़ा उनका एनालिसिस जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन जितना हाई क्वालिटी एनालिसिस वो कर सकते हैं वो कोई और कर नहीं सकता। अच्छा, अब इस बैकग्राउंड के साथ मैंने जो तमहीद आपके सामने बांधी है दोनों कैरेक्टर्स को, दोनों पर्सनैलिटीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए, नजम सेठी साहब ने
अपने उस क्लिप के अंदर, ये वीलॉग, ये प्रोग्राम के अंदर, जहां उन्होंने अमेरिका के सदर जो बाइडन के ख़त को उन्होंने डिस्कस किया, जिसमें उन्होंने राइटली कहा कि ये ख़त एक क्लियर कट सपोर्ट, एक सॉलिड सपोर्ट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका के सदर ने दे दी है और इस हुकूमत को उन्होंने मुस्तहकम कर दिया है। मैंने भी इस हवाले से 2 वीलॉग किए हैं और आपको याद होगा कि मैंने भी मोर और लेस यही एनालिसिस किया है। कुछ हमारे डिफरेंसेस हैं, वो मैं कभी उसकी बात करूँगा। लेकिन इस पर्टिकुलर क्लिप वीलॉग में नजम सेठी साहब ने, जब आयशा के साथ बैठ के उन्होंने ये कहा, मुशाहिद हुसैन साहब पे उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि पता नहीं अजीब सी कन्फ्यूजन है कि मुशाहिद हुसैन साहब कहाँ से ये खबरें लेकर आ रहे हैं, जब मुशाहिद हुसैन सैयद ने, जो फॉर्मर सेनेटर है और जो एक दफ़ा सेनेटर होता है वो हमेशा सेनेटर ही होता है। और ये भी जहन में रखें कि मुशाहिद हुसैन सैयद भी एक बहुत ही गिफ्टेड इंटेलेक्चुअल हैं और पाकिस्तान के थिंकर हैं, राइटर हैं, बड़ा डीप उनका एनालिसिस है रीजनल इश्यूज़ में, और उनको आप पाकिस्तान के अंदर एक प्रो चाइना वॉइस के तौर पे देख सकते हैं। नजम सेठी साहब को ऑन द अदर हैंड आप पाकिस्तान में एक प्रो वेस्ट वॉइस के एतबार से देख सकते हैं। तो नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि मुशाहिद हुसैन सैयद पता नहीं कहाँ की बातें करते हैं। जब मुशाहिद हुसैन सैयद ने इसहाक डार साहब को तनकीद की है कि इसहाक डार साहब ने हिंदुस्तान से ट्रेड का जो प्रपोजल रख दिया है, जिसको बाद में फॉरेन ऑफिस ने सपोर्ट कर दिया है, इस पर कोई कंसेंसस नहीं है, इसके ऊपर एक वाइडर इनपुट के डिस्कशन होनी चाहिए थी। फिर नजम कहते हैं कि मैंने अपने चिड़िया विड़िया, और मशहूर उन्होंने की भी है, तो मैंने अपने रिसोर्सेज से चेक किया और मैं ये कह सकता हूँ बड़े वसूख से कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हिंदुस्तान से ट्रेड को ग्रीन सिग्नल जो है वो उन्होंने दे दिया। अब इसके लिए वैसे रिसोर्सेज की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये मैं अपने एनालिसिस से भी कह सकता हूँ। मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, मैं अपने एनालिसिस से पूरे 2 साल से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो GHQ है वो एक ऐसे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब एक ऐसे तारीख़ के एक ऐसे स्टेज के ऊपर फंस चुकी है जहाँ उसके ऊपर बहुत प्रेशर है और इसी रास्ते पे उसको चलना पड़ेगा। उसके पास कोई बहुत ज़्यादा स्टेज के ऊपर ऑप्शन नहीं है। जनरल बाजवा ने जो डील कट की है उसके बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट फंस गई है। लोग बात कहते हैं कि भाई आप ये क्यों कहते हैं, आप जनरल आसिम मुनीर को क्यों ब्लेम नहीं करते? इसलिए कि जनरल आसिम मुनीर ने एक सिचुएशन इनहेरिट की है, एक ऐसी सिचुएशन इनहेरिट की है, उनको नवाज शरीफ लेके आए कि वो और उनकी DGI अब इस सिचुएशन से निकल नहीं सकते थे। अगर आप मेरे वीलॉग्स पहले वाले देखें, और मैं आगे भी इसको समझाता रहूँगा, अब ये फंस गए हैं। अब हमने देखना है कि इसका आगे से रास्ता क्या बनेगा। अच्छा, लेकिन अब ये तो मैंने आपको बता दिया नजम सेठी साहब ने क्या कहा है। अब साबिर शाकिर साहब भी बहुत इन्फॉर्म्ड हैं। नजम सेठी साहब अपना एनालिसिस भी करते हैं चीज़ों को। साबिर शाकिर साहब ये खुद कहते हैं कि मैं, और इस पर्टिकुलर वीलॉग का जो उनका लेटेस्ट वीलॉग है, जब से चंद घंटे पहले साबिर भाई ने रिलीज़ किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं ये को अपना एनालिसिस ऑफर नहीं कर रहा, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। खबर उन्होंने ये दी है कि ताल्लुकात बड़े कशीदा हैं शरीफ ख़ानदान के दरमियान और जनरल आसिम मुनीर की टीम के दरमियान, और उसकी एक वजह उन्होंने ये बताई है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वो ये कहते हैं कि इसहाक डार साहब ने हिंदुस्तान से जो शोशा छोड़ दिया है ट्रेड का, और ये कि नवाज़ शरीफ साहब का प्रॉब्लम यह है कि नवाज़ शरीफ साहब बज़द हैं कि उनको और उनकी हुकूमत को मोदी सरकार के साथ ताल्लुकात करने हैं, जैसे पहले उन्होंने जंदाल को बुलाया था और उन्होंने हिंदुस्तान से प्रॉक्सिमिटी की कोशिश की थी। अब साबिर शाकिर साहब अपने रिसोर्सेज की बेसिस पे ये कहते हैं कि पाकिस्तान के GHQ के अंदर हिंदुस्तान के साथ कोई इस तरह के ताल्लुकात, जैसे कि डार साहब ने कहा कि ट्रेड रिजम्पशन होनी चाहिए, उसका कोई मूड नहीं है, और GHQ जो है वो अभी भी कश्मीर के ऊपर अपने असूली मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि साबिर शाकिर, ये बिल्कुल अब ज़ाहिर है कि साबिर शाकिर साहब को अगर GHQ के क्लोज कोई सोर्सेज ने ये बात बताई होगी और साबिर शाकिर साहब ने वर्बैटम उन्हीं सोर्सेज को प्रोड्यूस किया है, तो साबिर शाकिर साहब अपने सोर्सेज की हद तक बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस मैं ये समझता हूँ कि जो सोर्सेज ने साबिर शाकिर साहब को खबर दी है कि इस पर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस एग्जिस्ट कर सकता है, ये बात सही नहीं हो सकती, फॉर द सिंपल रीज़न कि जैसे मैं आपको 2 साल से समझा रहा हूँ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसी रीजनल सिचुएशन में फंसा दिया गया है। जनरल बाजवा को आप इल्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन गुड, ये आप कहें कि पिछले 20 बरस से ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसका मंतकी इंजाम कुछ इसी किस्म का हो सकता था। ये और बात है कि अगर हमें इस पे नेगोशिएट करने का मौका मिलता एक पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, इमरान खान की होती या नवाज़ शरीफ की होती, तो वो ज़्यादा अच्छा और बेहतर होता। लेकिन बदकिस्मती से चीज़ें इस तरह से मूव कर गई हैं कि पाकिस्तान के पास कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेगोशिएशन की भी कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो साबिर भाई को जो खबर किसी ने दी है GHQ के सोर्सेज ने, वो उन सोर्सेज की जो सेहत है वो काबिल मुझे शक पे लग रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उन्होंने प्लांट की है खबर। और नजम सेठी का जो एनालिसिस है इस हवाले से वो मुझे बड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि यही एक ऑप्शन और डायरेक्शन है जिसको हम डिस्कस करते रहेंगे। और आपने पिछले 2 साल से अगर आप देखें तो मैंने कई दफ़ा इस चीज़ का जिक्र किया। अब हैविंग सेड दिस थिंग, थोड़ा सा मैं इस चीज़ के ऊपर आ जाऊँ कि और ये अच्छा, अब ये जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए ग्रीन सिग्नल की बात तो नजम सेठी साहब ने कर दी। एक पॉइंट मैं ऐड कर दूँ, ये रिलेशनशिप
ہوگا بڑا مشکل. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اگر اصولی طور پر انڈر دی ویسٹرن پریشر یہ کر لیا ہے کہ ان کو ہندوستان کو انگیج کرنا ہے, وہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو, اور جنرل باجوہ کی اگر تھنکنگ کو آپ بہت ہی پولائٹ الفاظ میں ڈیفائن کریں تو ان کی تھنکنگ یہ تھی کہ ہمیں مغرب کے ساتھ رہنا ہے, ہمیں تھوڑا سا چین سے دور ہونا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے, اور ہمیں ہندوستان سے چیزوں کو نارملائز کرنا چاہیے. مت بھولیں کہ 2021 کا جو سیز فائر ہے جس نے پاکستان کو بہت زیادہ ریلیف دیا اکنامکلی اور ان ٹرمز آف ریجنل ٹینشن, اس کے خالق اور اس کی آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ جنرل باجوہ تھے. پازیٹیو سائڈ پہ بڑی اچھی بات ہے. نیگیٹو سائڈ پہ ایشو یہ ہے کہ وہ ایک ایسے آرمی چیف تھے جو ذاتی طور پہ پوری ریجنل ڈپلومیسی رن کر رہے تھے, اور جو سٹنگ پرائم منسٹر تھا وہ اس پورے پروسیس کا, یعنی عمران خان, اس کا سرے سے حصہ ہی نہیں تھے. بہرحال یہی اس کو ایبزارب کریں اس کی امپورٹنس کو. اب آئیں اس چیز کے اوپر کہ ہندوستان کے اندر میرا خیال ہے 17 یا 19 اپریل سے الیکشن جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں, جو کہ 1 جون تک جاری رہیں گے. یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے. ہندوستان کا الیکشن دنیا کا سب سے بڑا الیکشن ہوتا ہے. 1.4 بلین کی آبادی. جسٹ کیپ ان دا مائنڈ کہ اس وقت ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی آبادی بن چکا ہے. چین اب سیکنڈ نمبر پہ ہے, ہندوستان نمبر 1. تو یہ جو 1.4 بلین ایک کی آبادی ہے, 4 ارب کی جو آبادی ہے, 1.4 ارب کی, اس میں تقریباً 900 ملین سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹر ہے. یعنی 90 کروڑ سے زیادہ یہاں پر ایک رجسٹرڈ ووٹر ہے, جبکہ پاکستان کی تو ٹوٹل آبادی ہی جو ہے وہ 24 کروڑ ہے. اور یہاں الیکشن کی بہت بڑی ایکسرسائز ہے جو کہتے ہیں 6 یا 7 سٹیجز میں ہوگی, جو کہ اپریل کے 17 یا 19 تاریخ سے شروع ہو رہی ہے اور 1 جون تک چل رہی. اس کو ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے. بہت سے جب ہندوستانی جو میں سمجھتا ہوں انسٹیٹیوشنل کامنٹیٹرز ہیں وہ آ کے یوٹیوب کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں تو ہمیں صرف برا بلا ہی کہتے ہیں اور بڑے سڑے ہوئے کامنٹ کرتے ہیں. بڑا کنٹمپٹ ان کے اندر پایا جاتا ہے ہمارے لیے. اور ان کو ایک شکایت یہ بھی ہے کہ بھائی اپنے تم حالات دیکھو پاکستان کے, تم کیوں ہندوستان کے بارے میں کامنٹ کرتے ہو, ہوتے کون ہو ہندوستان پہ کامنٹ کرنے. وہ بھائی صاحب ہم آپ کے چکر میں محبت میں نہیں ہندوستان پہ سمجھنا چاہتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو آپ بہت بڑے نیبر ہیں ہمارے ساتھ, دوسری بات ہے کہ ہمارے تمام گرد و نواح میں کوئی اور ڈیموکریٹک فنکشنل ڈیموکریٹک سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اس لیے ہماری جو ڈیموکریسی کی ساری انسپریشن ہے, جو رول ماڈل ہے ہمارے لیے, اور ہماری عدالتیں جس کو پریسیڈنٹ مانتی رہی ہیں تاریخ میں, وہ آپ کا ہی ماڈل ہے. آپ کے ہم اپنی ذاتی خود غرضی میں ہمیں اس میں انٹرسٹڈ ہیں, کیونکہ جب ہم اپنے مشرق میں دیکھتے ہیں چین ہے, اتھارٹیرین ہے, بالکل کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. اس کے اوپر آگے آ جائیں ویسٹ میں اور نارتھ میں ہم افغانستان کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ ایک پریمیٹو ماڈل ہے, وہ شاید کسی سٹیج پہ کوئی اس میں کوئی نارملسی آ جائے. اور ویسٹ پہ چلے جائیں تو ایران ہے, بہت اتھارٹیرین ماڈل ہے, وہاں پر کوئی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے خوفناک قسم کی. پاکستان میں لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ آیت علی خامنۂ جو ہیں وہ ایک پرسنل ڈکٹیٹرشپ وہاں پہ رن کریں. جب میں امریکہ میں آیا اور میرے ایرانین ڈسیڈنٹس کے ساتھ بہت زیادہ ملاقات ہوئی تو مجھے اس کا بہت بہتر اب اندازہ ہونے لگ گیا. جو پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی خوفناک ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے اور کتنی کرپشن ہے ایران کے اندر. آگے چلے جائیں تو ہم فردر ایسٹ ویسٹ میں چلے جاتے ہیں تو سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, قطر, بحرین وغیرہ سب ٹن پاٹ قسم کی کنگڈمز اور ریپبلکس ہیں. اور اوپر سینٹرل ایشیا ہے افغانستان کے, جہاں بھی کوئی جمہوریت کبھی ہے ہی نہیں. وہاں اسٹرانگ مین 30 سے 40 سال بیٹھے رہتے ہیں, مر کے ہی وہاں سے وہ دفتر سے نکلتے ہیں. انڈر دی سرکمسٹانسز ہندوستان کے اندر جو ڈیموکریٹک اسٹرگل ہے اس وقت ہو رہی ہے, اور جو ان کا ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا. اس پروسیس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر کانگریس کی جماعت نے یہ الزام لگایا ہے کہ ان کے خلاف ٹیکس ٹیررزم ہو رہی ہے, اور 18 بلین روپے کا 18 ارب روپے کا ان کو ٹیکس کا نوٹس ٹھوک دیا گیا اس وقت, جس کے خلاف وہ سپریم کورٹ آف ہندوستان میں چلے گئے. یہ دیکھنا ہے کہ انڈیا کی سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا کرتی ہے. اب چند ہفتے پہلے, اس سے پہلے بھی ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ منجمد کر دیے گئے تھے. اب اس کا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ویسے تو بی جے پی کا کہنا ہے کہ یہ اس کا ہماری پالیٹکس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ تو پرانا کیس چل رہا تھا اور اینڈ ٹائم پہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی چونکہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی اس لیے انہوں نے کر رہی ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو میں آپ کو دے رہا ہوں, لیکن ذہن میں شک یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بار بار ریسیوڈ وزڈم یہ ہندوستان سے یہ ہے, اور ہر جگہ یہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا ہر خبر رساں ایجنسی کے اندر, کہ اس الیکشن کے اندر نریندر مودی بڑی آسانی سے جیت جائیں گے, وہ ہاٹ فیورٹ ہیں. اگر نریندر مودی اس الیکشن میں بالکل مطمئن ہے اور ان کو کسی قسم کا کوئی چیلنج ہے ہی نہیں اس الائنس سے جس کا نام ہی انڈیا ہے, جس کا کی کمپوننٹ کانگریس ہے, لیکن اس میں کوئی 26 جماعتیں ہیں, تو پھر یہ جتنی ساری جو اتنی ایگریسو پاسچرنگ اور اسٹریٹجی ہو رہی ہے اگینسٹ دا کانگریس اینڈ اگینسٹ دی انڈین الائنس, یہ پھر کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ اس سے یہ نہیں سمجھ آتا. تو مجھے آئی ایم شیور کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کی کوئی ٹھیک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. کچھ نہ کچھ چیلنج جو ہے اس الیکشن میں بھارتیہ جنتا پارٹی محسوس کرتی. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہندوستان کے ہمارے کامنٹیٹرز جو ہم سے ناراض بہت رہتے ہیں وہ کچھ ہمیں کامنٹ کر کے تھوڑا سا بتائیں گے کہ آخر معاملہ ہے کیا. اب اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.